पहेलियों वाला जादूगर हर वक्त कस्बों में घूमता फिरता और मिलने वाले लोगों से पहेलियां पूछता। लेकिन अगर किसी को जवाब न सूझता तो वो उससे सोने का एक सिक्का ऐंठ लेता। इसीलिए कस्बों में रहने वाले लोग अब उससे डरने लगे थे। वो उसके सर पर पहने हुए तिरछे हैट और लंबे कोट जिस पर कशीदाकारी से चांद सूरज बने हुए थे से बहुत खाइफ थे। वो किसी गांव के ऐन वस्त में कुछ देर ठहरता, उसकी स्याह बिल्ली उसके साथ होती। वो अपने कयाम के दौरान एक घंटी बजाता रहता। लोग देखने आते कि क्या मसला है। तभी पहेलियों वाला जादूगर उन्हें घेर लेता और फिर पहेलियों की बौछार कर देता। ये पहेलियां हमेशा वही पुरानी होती, लेकिन उनका जवाब किसी को नहीं सूझता था। बल्कि किसी को अपने आप पर इतना एतमाद ही नहीं था कि कोई उन पहेलियों का जवाब भी दे सकता है। मसलन उसकी पहली पहेली थी कि जमीन से कोई पत्थर उठाओ और बताओ कि इससे कौन सा दरख्त निकलेगा। इसकी दूसरी पहेली यूं थी कि कौन सा जानदार है जिसके पर नहीं होते लेकिन फिर भी वो फिजा में परवाज कर सकता है। तीसरी पहेली थी कि कोई ऐसा सेब ढूंढो जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। जैसा कि शोभी का ख्याल था कि इस तरह की पहेलियों का जवाब नहीं दिया जा सकता, वो कहता था कि तुम जितने मर्जी पत्थर इकट्ठे कर लो लेकिन किसी पत्थर से कभी कोई दरख्त नहीं उग सकता, और परों के बगैर कोई कैसे उड़ सकता है। और वो कौन है जो ऐसा सेब ढूंढ कर लाए जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। नोमी का ख्याल था कि जादूगर ने सबसे रुपए हथियाने का जरिया बनाया हुआ है। वो एक परीजात था। उसका ख्याल था कि ये फजूल पहेलियां उसने घड़कर रखी हुई हैं ताकि वो लोगों से सोने के सिक्के हथिया सके। लेकिन कुछ अरसे बाद जादूगर ने अपना मुआवजा सोने के सिक्कों से ज्यादा कर दिया। अब जो पहेली का जवाब न दे सकता, जादूगर उसे अपना मुस्तकिल गुलाम बना लेता। कुछ ही दिनों में उसके पास गुलामों की एक फौज इकट्ठी हो गई जो सर झुकाए उसके पीछे जिंदा लाशों की तरह चलते रहते। जहां भी वो जाता वो सब उसके साथ जाते। अब अड़ोस पड़ोस के रहने वाले बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला हो चुके थे। सब इकट्ठे होते ताकि इस मसले का हल ढूंढा जा सके कि पहेलियों वाले जादूगर से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नोमी का ख्याल था कि वो बहुत ताकतवर है। अगर हम इसका मुकाबला करें तो हो सकता है कि जादू के जोर से हमें वो मुर्गियां बना दे और हम उसके कदमों में दाना चुगती फिरें, या फिर हमें चूहे बना दे ताकि उसकी स्याह बिल्ली हमें शिकार बना ले। अनरीक ने तमाम लोगों से पूछा कि इस सारे मामले का एक और रुख भी है, और वो ये कि अगर हम में से कोई उसकी पहेलियों का जवाब दे दे तो क्या होगा। अनरीक एक शरारती सा बोना था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट छाई रहती थी। नोमी ने अनकरीक के सवाल का जवाब दिया कि अगर कोई इन पहेलियों का जवाब दे भी दे तो फिर उसे जादूगर से 3 पहेलियां पूछनी होंगी। जिनका जवाब जादूगर ना दे सका तो फिर वो अपना जादू का असा पूछने वाले को दे देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसी पहेलियां जादूगर से पूछे जो जादूगर बूझ ना सके, या वो खुद जादूगर की पहेलियों का जवाब दे सके, क्योंकि वो बहुत काया और चालाक है। अनरीक ने कहा, ठीक है, इस दफा जादूगर आएगा तो वो खुद उसकी पहेलियों का जवाब देने की कोशिश करेगा और अपनी पहेलियों का जवाब उससे पूछेगा। अनरीक की बहादुरी पर सब लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। नोमी ने उसे कहा कि वो बेवकूफ है, तुम्हें उसे सोने का सिक्का देना पड़ेगा, बल्कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा और तुम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी जिंदगी गुजारोगे। अनरीक ने कहा कि कुछ भी हो, उसने अब यह तहैया कर लिया है कि वो इस इम्तिहान से गुजरेगा, लेकिन जब जादूगर आए तो उसे जरूर इत्तला की जाए। इस मजलिस के खत्म होने के 2 हफ्ते बाद गांव और गिरदो नवा में यह खबर फैल गई थी कि जादूगर आ रहा है। इस दफा लोग खौफजदा भी थे और पुरजोश भी, लेकिन अनरीक पुरसुकून था। उसने लोगों को तसल्ली दी और कहा कि वो घबराए नहीं, मैं जादूगर का सामना करूंगा। लिहाजा इस दफा किसी ने उसे सोने का सिक्का देना है या उसका गुलाम बनना है तो वो अनरीक होगा, कोई और नहीं। फिर पहेलियों वाला जादूगर आया और गांव के वस्त में खड़ा हो गया। उसके साथ उसकी बड़ी मोटी ताजी स्याह बिल्ली थी जो अपनी सब्ज आंखें झपक झपक कर इधर उधर देख रही थी। उसके पीछे उसके गुलाम खड़े बेचारगी की तस्वीर बने हुए थे जो उसके जादू के गुलाम थे और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अनरीक घर से बाहर आने वालों में से सबसे आगे था। वो जादूगर के सामने आ गया
और उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर खड़ा हो गया। जादूगर ने उसे सरसरी देखा। उसका ख्याल था कि इस बेवकूफ से वो आसानी से सोने के सिक्के ले सकता है और इस बेवकूफ बोने को गुलाम बनाकर उससे अच्छा काम लिया जा सकता है। जादूगर ने अनरीक से पूछा कि क्या वो उसकी पहेलियों का जवाब देना चाहता है। तो फिर शुरू करो और कोई पत्थर उठाओ और बताओ इससे कौन सा दरख्त निकलेगा। लोग अब सांस रोककर अनरीक की तरफ देख रहे थे। अनरीक ने जमीन पर इधर उधर देखा और फिर अचानक जमीन से कुछ उठा लिया। ये चेरी की गुठली थी जो पत्थर की तरह होती है। किसी ने सुबह चेरियां खाते हुए उसे जमीन पर फेंका होगा। उसने जादूगर को वो गुठली थमाई और कहा, ये लो, ये है वो पत्थर जिससे चेरी का दरख्त उगेगा। जादूगर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अनरीक ने बड़ी चालाकी से जादूगर की पहली पहेली बूझ ली थी। वाकई इस गुठली से चेरी का दरख्त ही निकलना था अगर उसे जमीन में दबाया जाता। अब जादूगर ने उससे अगली पहेली पूछी कि कौन ऐसा जानदार है जिसके पर न होने के बावजूद फिजा में उड़ सकता है। अनरीक ने इधर उधर देखा तो उसे करीबी झाड़ी पर बहुत से लार्वे नजर आए। उसने एक पत्ता तोड़ा जिस पर एक लार्वा बैठा हुआ था। ये तितलियों के पर उगने से पहले उनके बच्चों का नाम होता है। और इस पत्ते को जादूगर को दिखाया और उसे कहा, ये वो जानदार है जिसके पर नहीं है फिर भी ये फिजा में उड़ेगा क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये तितली बन जाएगा और फिजा में उड़ता फिरेगा। वहां खड़े हुए मजमे ने शोर किया और तालियां बजाईं। वो अनरीक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जादूगर को जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन उसे मालूम था कि यही सही जवाब है। उसने अनरीक को कहा कि अब तीसरी पहेली का जवाब दो और मुझे वो सेब लाकर दो जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। अनरीक के करीब एक शाह बलूत का दरख्त था जिसकी सब शाखें अपना घना साया किए हुए थीं। उसने एक दरख्त से भूरे रंग का फल जो बिल्कुल सेब से मुशाबे था तोड़ा और जादूगर की तरफ उछाल दिया। शाह बलूत पे लगने वाले फल को जो बहुत सख्त होते हैं उनको सेब से मुशाबा होने की वजह से शाह बलूत का सेब कहा जाता है। उसने जादूगर को कहा कि यह है वो सेब जो सेब के दरख्त पर नहीं उगता। फिर उसने जादूगर को कहा, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें पहेलियां बताऊं और तुम उनके जवाब दो। पहली पहेली यह है कि मुझे ये बताओ वो क्या चीज है जो तूफानी हवा से भी तेज चलती है मगर उसके चलने से शोर नहीं होता। जादूगर ने कहा, यह तो बहुत आसान पहेली है। फिर लोगों की हैरत ज़दा आंखों के सामने खुद को हवा में तैरते हुए एक बहुत लतीफ बादल की सूरत में तब्दील कर लिया जिसे हवा उड़ाकर जहां मर्जी आए ले जाती है। अनरीक ने कहा, बहुत खूब, ठीक है, अब दूसरी पहेली यह है कि मुझे वो शय दिखाओ जो मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं, अगरचे ठीक होने पर वो मुझसे भी बड़ी हो। जादूगर ने कहा, यह तो पहली पहेली से भी ज्यादा आसान है। इसने फौरन खुद को शाह बलूत के दरख्त के बीज में तब्दील कर लिया और बासानी अनरीक की मुट्ठी में आ गया और फिर वो बीज अनरीक की मुट्ठी से गायब हो गया और उसने जादूगर का रूप धार लिया, जिसने अनरीक से कहा कि देखा, मैं तुम्हारी मुट्ठी में आ गया था, लेकिन इस बीज से जब शाहबलूत का दरख्त बनता है तो वो मेरे और तुम्हारे कद से कहीं बड़ा होता है। अनरीक ने जादूगर की तारीफ की और आखिरी पहेली बताई। अब मुझे दिखाओ वो क्या चीज है अगर 1000 दफा भी फेंटा जाए तो वो अपनी हैयत तब्दील नहीं करती। जादूगर की आंखें चमकी। उसने कहा, यह सबसे आसान पहेली है और फिर खुद को गाढ़ी क्रीम में तब्दील कर लिया जो दूध से बनती है। मजमे में खड़ा हुआ हर बंदा साकित होकर यह तमाशा देख रहा था। बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि क्रीम को जितना मर्जी फेंट लें वो अपनी हैयत तब्दील नहीं करती। अब जादूगर बोने के तमाम सवालों के जवाब दे चुका था। अनरीक ने जब देखा कि जादूगर ने खुद को दूध की क्रीम में तब्दील कर लिया है तो जल्दी से उसने जादूगर की स्याह बिल्ली जिसकी सब आंखें थीं उसको बुलाया और उसकी तवज्जो क्रीम की तरफ मबजूल करवाई और उसे याद दिलाया कि यह उसका खाना है। स्याह बिल्ली ने हैरानी से पहले तो अनरीक और फिर सामने पड़ी क्रीम को देखा। वो भागकर क्रीम के पास आई और फिर क्रीम को चाटना शुरू कर दिया, जिसमें से आवाज आई जो जाहिर है जादूगर की थी कि रुको पागल बिल्ली, मुझे अपने असली रूप में आने दो। लेकिन बिल्ली ने उसकी चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी और तमाम क्रीम चट कर गई और एक तरफ बैठकर जबान से अपना मुंह साफ करने लगी। हर कोई दम साधे खड़ा था
جادوگر کی واپسی کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا، اسے چاٹا جا چکا تھا۔ انریک کی چالاکی کے سبھی معترف ہو چکے تھے۔ ہر بندے نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے شانے تھپ تھپائے۔ جادوگر کے بنائے ہوئے غلام بھی اس کے جادو سے آزاد ہو چکے تھے اور انریک سے گلے مل رہے تھے، اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ جادوگر کبھی دوبارہ واپس نہیں آیا، جو بہت اچھی بات تھی۔ انریک کے پاس اب جادوگر کا عصا تھا، لیکن اس سے وہ لوگوں کی بہتری کا کام لیتا تھا۔ وہ بہت چالاک تھا، کیوں چالاک تھا نا؟